गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बल गति की स्थायित्व के बारे में पढ़ा था। पहले उष्मा गति की स्थायित्व, फिर बल गति की स्थायित्व के बारे में पढ़ा था। बल गति की स्थायित्व में हमने चंचल संकुल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अक्रिय संकुल। नंबर 1 क्या था? चंचल संकुल। आज हम पढ़ेंगे नंबर 2 अक्रिय संकुल। अक्रिय संकुल, ठीक है, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण नहीं होता है। अक्रिय संकुल कौन से होते हैं? वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अक्रिय संकुल कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल NiCN4 2- संकुल जो है वो क्या है? स्थायी संकुल है, ठीक है, या अक्रिय संकुल है। NiCN4 2- क्या है? संकुल अक्रिय संकुल है, क्योंकि इसमें CN लिगेंड का एक्वा लिगेंड के साथ प्रतिस्थापन नहीं होता है। ठीक है, तो अक्रिय संकुल क्या हो गए? इससे पहले अपन ने कौन सा संकुल पढ़ा था? चंचल संकुल पढ़ा था। चंचल संकुल क्या था? कि वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण संभव होता है। ठीक है, तो वो क्या थे? चंचल संकुल थे। अब अक्रिय संकुल क्या है? कि वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो वे संकुल जिनके लिगेंडों का विस्थानीकरण नहीं होता है क्या कहलाते हैं? उन्हें अक्रिय संकुल कहते हैं। उन्हें अक्रिय संकुल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिय संकुल कहते हैं। जैसे NiCN4 2- संकुल जो है, NiCN4 2- जो संकुल है, ये क्या है? अक्रिय संकुल है, क्योंकि इसमें CN लिगेंड का एक्वा लिगेंड यानी कि H2O के साथ क्या होता है? प्रतिस्थापन नहीं होता है। इसलिए ये क्या है? अक्रिय संकुल है। क्या है? अक्रिय संकुल है। ठीक है, अब देखो संकुलों का स्थायित्व जो है वो ऊष्मा गतिकी, संकुलों का स्थायित्व ऊष्मा गतिकी व बल गतिकी रूप में पृथक पृथक दर्शाया जाता है। यहां तक क्या हो गया? अक्रिय संकुल हो गया। अब संकुलों का जो स्थायित्व है वो ऊष्मा गतिकी और बल गतिकी रूप में अलग अलग पृथक पृथक दर्शाया जाता है। जैसे जैसे क्या है? संकुलों का स्थायित्व, संकुलों का स्थायित्व ऊष्मा गतिकी तथा बल गतिकी तथा ऊष्मा गतिकी तथा बल गतिकी रूप में पृथक पृथक दर्शाया जाता है। पृथक पृथक दर्शाया जाता है। जैसे जैसे ऊष्मा गतिकी रूप से स्थायी संकुल बल गतिकी रूप से चंचल या अक्रिय हो सकता है। ऊष्मा गतिकी रूप से स्थायी संकुल बल गतिकी रूप से वो या तो चंचल भी हो सकता है या अक्रिय भी हो सकता है। ठीक है, वैसे क्या होना चाहिए कि ऊष्मा गतिकी रूप से स्थायी संकुल है तो बल गतिकी रूप से क्या होना चाहिए? अक्रिय होना चाहिए। लेकिन संकुलों का स्थायित्व जो है वो ऊष्मा गतिकी तथा बल गतिकी रूप में पृथक पृथक दर्शाया जाता है। अतः ऊष्मा गतिकी रूप से अगर कोई संकुल स्थायी है तो वो बल गतिकी रूप से अक्रिय भी हो सकता है और चंचल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊष्मा गतिकी रूप से स्थायी संकुल, ऊष्मा गतिकी रूप में स्थायी संकुल बल गतिकी रूप में
बल गतिकी रूप में, ऊष्मा गतिकी रूप में स्थायी संकुल बल गतिकी रूप में चंचल या अक्रिय हो सकता है। चंचल या अक्रिय, चंचल या अक्रिय हो सकता है। ठीक है, जैसे इसको हम एग्जांपल की थ्रू समझते हैं। जैसे NiCN4 2 माइनस संकुल है, NiCN4 2 माइनस संकुल है। ये संकुल जो है वो ऊष्मा गतिकी रूप से, ये संकुल जो है वो ऊष्मा गतिकी रूप से तो क्या है, स्थायी है। ऊष्मा गतिकी रूप से क्या है, स्थायी है। ऊष्मा गतिकी रूप से क्या है, स्थायी है। लेकिन बल गतिकी रूप से ये क्या है, चंचल है। बल गतिकी रूप से ये क्या है, चंचल है। इससे पहले अपन ने अक्रिय संकुल में NiCN4 2 माइनस का क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था। उसमें अपन ने क्या बोला था कि ये अक्रिय संकुल है, पर वो अक्रिय संकुल कैसे था, उसका H2O लिगेंड के साथ प्रतिस्थापन नहीं हो रहा था। क्या H2O लिगेंड के साथ उसका प्रतिस्थापन नहीं हो रहा था। यहाँ पे इसका हम अलग से एग्जाम्पल लेंगे। इसका प्रतिस्थापन किससे करवाएंगे, Cn माइनस के समस्थानिक से। जैसे इसको NiCN4 2 माइनस है, इसकी इस संकुल की क्रिया किससे करवाते हैं, इसी के समस्थानिक NiCN माइनस 14 समस्थानिक Cn माइनस से क्या कराते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, इसी के समस्थानिक Cn माइनस 14 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो ये जो Cn माइनस समस्थानिक Cn माइनस जो है वो इस Cn को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। ये जो समस्थानिक Cn माइनस जो है वो इस Cn को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या आ जाएगा, देखो दिख रहा है, NiCN14 आ जाएगा इसकी जगह 2 माइनस, प्लस क्या आ जाएगा, वो वाला Cn निकल जाएगा। ये वाला Cn इसकी जगह, इस वाले Cn की जगह क्या आ जाएगा, समस्थानिक Cn माइनस लिगेंड आ जाता है। तो ये क्या हुआ, चंचल संकुल हो गया। बल गतिकी रूप से कौन सा संकुल हो गया, चंचल संकुल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या था कि ये जो संकुल है विलयन में, यह संकुल अपने से बंधित Cn माइनस लिगेंड का समस्थानिक, विलयन में उपस्थित समस्थानिक Cn माइनस लिगेंड से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। जिस वजह से ये क्या हो जाएगा, संकुल चंचल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लिगेंडों का क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, चंचल संकुल है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, कि CONH3 का होल 4 है, CONH3 का होल 4 3 प्लस जो संकुल है, ये 3 प्लस संकुल जो है ये ऊष्मा गतिकी रूप से क्या है, अस्थायी है। ऊष्मा गतिकी रूप से क्या है, अस्थायी है। लेकिन बल गतिकी रूप से, बल गतिकी रूप से ये संकुल क्या है, बल गतिकी रूप से यह संकुल क्या है, अक्रिय है। क्या है, अक्रिय। ठीक है, तो अतः संकुलों का स्थायित्व जो है वो ऊष्मा गतिकी व बल गतिकी रूप में क्या किया जाता है, पृथक पृथक दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे ऊष्मा गतिकी रूप से ये जो स्थायी संकुल है वो बल गतिकी रूप से क्या हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, चंचल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो संकुल है NiCN4 2 माइनस, ये ऊष्मा गतिकी रूप से क्या है, स्थायी है, लेकिन बल गतिकी रूप से ये क्या है, चंचल है। ठीक है, इस वाले लिगेंड, इस वाले संकुल की बात करते हैं
तो ये ऊष्मागतिकी रूप से क्या है, अस्थायी है, लेकिन बल गतिकी रूप से क्या है, अक्रिय है। बल गतिकी रूप से क्या है, ये अक्रिय है। ठीक है, तो ये हो गया संकुलों का स्थायित्व। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है संकुलों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व। संकुलों का ऊष्मागतिकीय स्थायित्व या संकुल के स्थायित्व की ऊष्मागतिकीय व्याख्या। संकुल के स्थायित्व की ऊष्मा गतिकी यह व्याख्या। संकुल के स्थायित्व की ऊष्मागतिकीय व्याख्या। तो देखो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। संकुल के स्थायित्व की ऊष्मागतिकी व्याख्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। संकुल के स्थायित्व की ऊष्मागतिकीय व्याख्या क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व मुख्यतः साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊष्मागतिकीय स्थायित्व की व्याख्या के इक्विलिब्रियम साम्य स्थिरांक के रूप में की जाती है ना। तो ऊष्मागतिकीय स्थायित्व मुख्यतः साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच व धातु लिगेंड बंधन द्वारा समझाया जाता है। ऊष्मागतिकीय स्थायित्व ऊष्मागतिकीय स्थायित्व ऊष्मागतिकीय स्थायित्व जो है वो मुख्यतः साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, मुख्यतः साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच, अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच तथा धातु लिगेंड बंधन द्वारा समझाया जाता है। तथा धातु लिगेंड बंधन द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, तो संकुल के स्थायित्व की ऊष्मागतिकीय व्याख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऊष्मागतिकीय व्याख्या, ऊष्मागतिकीय स्थायित्व जो है संकुल का वो मुख्यतः साम्य स्थिरांक के इक्विलिब्रियम, अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच तथा धातु लिगेंड बंधन द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, अब संकुल के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को दो स्थिरांकों के रूप में दर्शाया जाता है। संकुल के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को, संकुल के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को दो स्थिरांकों के रूप में दर्शाया जाता है। दो स्थिरांकों के रूप में दर्शाया जाता है। पहला, एक तो समग्र स्थायित्व स्थिरांक। पहला क्या है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक। पहला है, मैं ऊपर लिखती हूं इसको, पहला है समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक। समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक, बीटा एन से दर्शाते हैं इसको। दूसरा है अस्थायित्व स्थिरांक या वियोजन स्थिरांक या संकुल अस्थायित्व स्थिरांक। वियोजन स्थिरांक दूसरा कौन सा है, वियोजन स्थिरांक या संकुल अस्थायित्व स्थिरांक। संकुल अस्थायित्व स्थिरांक, संकुल अस्थायित्व स्थिरांक
क्या है, के आई। ठीक है, तो संकुल के ऊष्मागति के स्थायित्व को दो स्थिरांकों के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे पहला है समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक बीटा एन, और दूसरा कौन सा है, वियोजन स्थिरांक या संकुल अस्थायित्व स्थिरांक के आई। ठीक है, जिसमें हम पहली हेडिंग लगा लेते हैं, समग्र स्थायित्व स्थिरांक या संकुल साम्य स्थिरांक बीटा एन। समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा, समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन। धातु तथा लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य स्थिरांक को क्या कहते हैं, समग्र स्थायित्व स्थिरांक कहा जाता है। धातु व लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य स्थिरांक को धातु तथा लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य स्थिरांक को, धातु तथा लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य स्थिरांक को बीटा एन द्वारा दर्शाया जाता। ठीक है, धातु तथा लिगेंड से संकुल निर्माण के साम्य स्थिरांक को बीटा एन द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे धातु Mn प्लस लिगेंड क्या बना रहे हैं, MlN। ठीक है, एक संकुल बना रहे हैं, धातु और लिगेंड मिलकर क्या बना रहे हैं, एक संकुल बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, संकुल निर्माण साम्य है। क्या है, संकुल निर्माण की साम्य अभिक्रिया है या संकुल निर्माण साम्य है। ये क्या है, संकुल निर्माण साम्य है। ठीक है, Mn प्लस L साम्य MlN। ये जो संकुल, ये क्या है अभिक्रिया, संकुल निर्माण की साम्य अभिक्रिया है या संकुल निर्माण साम्य है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के लिए द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से क्या होता है, अभिक्रिया का वेग ROR या K इजिकल टू, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से K इक्विलिब्रियम इजिकल टू बीटा N इजिकल टू MlN संकुल की सांद्रता अपॉन Mn प्लस की सांद्रता L की सांद्रता, लिगेंड L की सांद्रता। तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से K इक्विलिब्रियम इजिकल टू क्या आया, K इक्विलिब्रियम इजिकल टू बीटा N, K इक्विलिब्रियम इजिकल टू बीटा N इजिकल टू MlN की सांद्रता अपॉन M धातु धन N की सांद्रता इनटू लिगेंड की सांद्रता। ठीक है, अब देखो बीटा एन में वृद्धि के साथ क्या होगा, के इक्विलिब्रियम के मान में वृद्धि होगी। बीटा एन में वृद्धि के साथ क्या होगी, के इक्विलिब्रियम के मान में वृद्धि होगी। यानी कि अब के इक्विलिब्रियम जो है, के अपन ने पहले कल पढ़ा था कि के इक्विलिब्रियम के मान अगर उच्च है तो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा, है ना। तो बीटा एन के मान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, के इक्विलिब्रियम का मान भी बढ़ेगा। के इक्विलिब्रियम का मान बढ़ने से क्या होगा, ऊष्मा संकुल क्या होगा, स्थायी होगा या ऊष्मा गति के रूप से क्या होगा, स्थायी होगा। संकुल क्या होगा, ऊष्मा गति के रूप से स्थायी होगा। ठीक है, तो देखो बीटा एन के मान में वृद्धि के साथ बीटा एन के मान में वृद्धि के साथ संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। बीटा एन के मान में वृद्धि के साथ संकुल के स्थायित्व में वृद्धि होती है। ठीक है,
बीटा एन का मान बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम का मान भी बढ़ेगा, और के इक्विलिब्रियम का मान उच्च है तो संकुल क्या होगा, स्थायी होगा, है ना। तो बीटा एन के मान में वृद्धि के साथ संकुल के स्थायित्व में क्या होती है, वृद्धि होती है, या संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, अब संकुल निर्माण प्रक्रिया को निम्न दो प्रकार से दर्शाया जाता है। संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से दर्शाया जाता है। संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से, निम्न दो प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला पदवार संकुल निर्माण, और दूसरा कौन सा है, समग्र संकुल निर्माण। पहला पदवार संकुल निर्माण, और दूसरा कौन सा है, समग्र संकुल निर्माण। समग्र संकुल निर्माण, दूसरी कौन सी है, समग्र संकुल निर्माण। तो संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से दर्शाया जाता है, एक तो पदवार संकुल निर्माण और दूसरी कौन सी है, समग्र संकुल निर्माण। अब हम देखेंगे पदवार संकुल निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है और समग्र संकुल निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है। तो मैं इसको ऊपर लिख लेती हूँ। एक साइड पदवार संकुल निर्माण लेते हैं और एक दूसरी साइड कौन सा लेते हैं, समग्र संकुल निर्माण लेते हैं। पदवार संकुल निर्माण और दूसरी साइड कौन सा लेते हैं, समग्र संकुल निर्माण। समग्र संकुल निर्माण, ठीक है। एक साइड लिया अपन ने पदवार संकुल निर्माण, दूसरी साइड लिया है समग्र संकुल निर्माण, ठीक है। तो अब पदवार संकुल निर्माण में क्या होगा, इसमें क्या होगा, लिगेंड एक एक करके धातु धनायन से तब तक जुड़ता जाता है जब तक कि लिगेंडों की संख्या क्या हो जाए, n न हो जाए। इसमें पदवार संकुल निर्माण में क्या होता है कि लिगेंड एक एक करके धातु आयन पर जुड़ता तब तक जुड़ता जाएगा जब तक कि लिगेंड की संख्या क्या हो जाए, n न हो जाए, लिगेंड की संख्या n न हो जाए, ठीक है। तो देखो धातु M प्लस L, ठीक है, धातु M प्लस L क्या बनाएंगे, ML बनाएंगे, ठीक है, संकुल बनाएंगे ML। इसके लिए पदवार साम्य स्थिरांक, पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक K1, ये क्या है, K1 स्थायित्व स्थिरांक। फिर ML जो है इसके साथ एक और लिगेंड जुड़ेगा, ML के साथ इस संकुल के साथ में क्या होगा, एक और लिगेंड जुड़ेगा प्लस L, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, ML2, क्या बनाएगा, ML2। इसी तरह ML2 के साथ एक और लिगेंड जुड़ेगा, तो एक एक करके क्या हो रहा है, धातु के साथ क्या हो रहा है, लिगेंड जुड़ता जा रहा है, एक एक करके लिगेंड जुड़ता जा रहा है। ये क्या हो गया, K2, ये क्या हो गया, K3, ठीक है, ML3 हो जाएगा। इसी तरह से MLN-1, MLN-1 प्लस NL, ये क्या हो जाएगा, KN, और ये क्या बनाएगा, MLN, क्या बनाएगा, MLN, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने पदवार संकुल निर्माण की प्रक्रिया हो गई, पदवार संकुल निर्माण की प्रक्रिया हो गई। इसमें क्या होगा, एक एक करके लिगेंड धातु आयन से जुड़ता जाएगा और क्या बनाएगा, संकुल बनाता जाएगा, और जब तक कि क्या हो, लिगेंडों की संख्या n ना हो जाए, ठीक है। तो अब समग्र संकुल निर्माण की बात करते हैं अपन। तो समग्र संकुल निर्माण में क्या होगा, समग्र संकुल निर्माण में इस तरह से बने, M धातु प्लस लिगेंड, इसके लिए क्या यूज करेंगे, β1, क्या बनाएंगे, ML, ठीक है। अब दूसरा इसका पद क्या होगा, दूसरा इसका पद होगा M प्लस 2L, M प्लस
2L, ये क्या है बीटा 2, तो क्या बनाएगा Ml2। इसी तरह से M प्लस 3L, इसमें क्या हो रहा है एक एक करके लिगेंड नहीं जुड़ रहा है, लिगेंड की संख्या एक एक करके नहीं जुड़ रहा है, बीटा 3 ML3, ठीक है। इसी तरह से M प्लस NL, यहाँ पे N नहीं आएगा, यहाँ पे L ही रहेगा, ठीक है। MLN माइनस 1 प्लस L, ठीक है। ये क्या बनाएगा MLN। यहाँ पे क्या होगा लिगेंड क्या होंगे NL, ये बीटा 4 या बीटा N, ये क्या है बीटा N के लिए, तो क्या आएगा MLN, ठीक है। क्या संकुल बनेगा MLN, ठीक है। तो ये है पदवार संकुल निर्माण, और वो क्या है समग्र संकुल निर्माण की प्रक्रिया, समग्र संकुल निर्माण की प्रक्रिया, जहां K इजिकल टू क्या है K1 प्लस K2, K1 K2 K3, K1 K2 K3 डैश 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 Kn, ठीक है। जहां K इजिकल टू क्या है K1 K2 K3 डैश 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 Kn, वो क्या है पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक। K क्या है पदवार संकुल, मैं ऊपर लिखती हूँ K क्या है पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक, पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांक। और वो बीटा क्या है, बीटा इजिकल टू क्या होगा, बीटा इजिकल टू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा n, ठीक है। तो बीटा क्या है समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक, समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक। बीटा क्या है समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, ठीक है। बीटा क्या है समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक, बीटा क्या है समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक है, ठीक है। तो ये हो गया पदवार संकुल निर्माण प्रक्रिया और समग्र संकुल निर्माण प्रक्रिया। संकुल निर्माण प्रक्रिया को दो प्रकार से दर्शाते हैं, पदवार संकुल निर्माण प्रक्रिया और समग्र संकुल निर्माण प्रक्रिया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये जो K है पदवार संकुल साम्य स्थिरांक या स्थायित्व स्थिरांक K और समग्र संकुल स्थायित्व स्थिरांक बीटा, K और बीटा में संबंध। नेक्स्ट अपने टॉपिक क्या आता है K और बीटा में संबंध, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।